सभी को नमस्कार। मैं विजयपाल, पीजीटी इतिहास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 11वीं, विषय इतिहास के अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति कब, कहाँ और कैसे हुई। दूसरा, औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं क्या थी, यानी कि इस क्रांति की मुख्य बातें क्या हैं। तीसरा, यह क्रांति मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में, क्षेत्र का मतलब यहाँ भौगोलिक क्षेत्र न होकर के ना उत्पादन के क्षेत्रों से संबंधित है। और चौथा, औद्योगिक क्रांति के समाज पर प्रभाव किस प्रकार के रहे। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, परिवर्तित जीवन। दूसरा, मजदूर। तीसरा, औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। चौथा, विरोध आंदोलन। पांचवा, कानूनों के जरिए सुधार। और छठा, औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। इस वीडियो में हमें इन सभी बिंदुओं पर विचार करना है। तो शुरू करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। परिवर्तित जीवन। इस बिंदु में हमें ये देखना है कि जो आविष्कार औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए हैं, उन आविष्कारों की वजह से लोगों की ज़िंदगी में किस प्रकार का परिवर्तन आया। यहाँ लोगों का मतलब दोनों प्रकार के लोग, उच्च वर्ग, अमीर वर्ग यानी पूंजीपति लोग हैं, उनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन, और आम लोग जो मजदूर के रूप में इन फैक्ट्रीज में, कारखानों में काम करते हैं, इनके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। पूंजीपति लोगों ने जोखिम उठाकर के ना उद्योग धंधाओं में इस उम्मीद के साथ पूंजी निवेश किया कि उन्हें मुनाफा होगा, और उन्हें कई गुना मुनाफा हुआ भी। लेकिन जब हम दूसरे लोगों की बात करते हैं, यानी मजदूरों की बात करते हैं या इनमें काम करने वाले लोगों की बात करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अंतर या बहुत बदलाव हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, उनके परिवार टूट गए क्योंकि गांव छोड़ के उनको शहर में जाना पड़ा, और शहर में चूँकि कमाई बहुत कम थी, इसलिए आधा परिवार, महिलाएं और बच्चे गांव में ही रह गए और पुरुष शहर में जाकर के ना काम करने लग गए। बहुत से लोग गांव को छोड़कर पूरी तरह से शहर में चले गए, उनके पते बदल गए। उनके बुरी हालत में या बुरी परिस्थितियों में, जहां किसी प्रकार की साफ सफाई या रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना शुद्ध हवा थी, इस तरह उनका जीवन एक प्रकार से नरकमय होता चला गया। दूसरी ओर धनवान लोग नगरों को छोड़ करके ना आसपास के उपनगरों में साफ सुथरे मकान बना करके रहने लगे, जहाँ की हवा स्वच्छ थी, पीने का पानी भी साफ और सुरक्षित था। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से दोनों लोगों ने, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अपने रहने की जगह को बदल लिया। मजदूर। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का ये दूसरा बिंदु है। इसमें हमें ये देखना है कि मजदूरों का जीवन किस प्रकार का है और किस प्रकार का परिस्थितियां उन्हें रहने के लिए मिली हैं। उदाहरण के लिए 1842 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि मजदूर जिनका जीवन या औसत जीवन है, वो शहर में रहने वाले दूसरे किसी भी सामाजिक समूह से काफ़ी कम था। उदाहरण के लिए, बर्मिंघम में उनका औसत जीवन 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, डर्बी में 21 वर्ष है। यानी कि वे लोग जो गांव से शहर में आकर के रह रहे हैं, वो बहुत जल्दी ही मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में या मुश्किलों में काम करना पड़ता था। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों में से आधे तो 5 साल की आयु प्राप्त करने से पहले ही मर जाते थे, और जो बच्चे पैदा भी होते थे उनमें भी अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। अगर मौतों की कारणों को देखें
तो अधिकतर मौतें उन महामारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण जैसे हैजा या टाइफाइड से, या वायु प्रदूषण से जैसे क्षय रोग यानी कि टीबी, इन सामान्य बीमारियों से उनकी मृत्यु होती थी। उदाहरण के लिए 1832 में हैजे का भीषण प्रकोप हुआ जिसमें 31,000 से अधिक लोग मर गए। इन सब उदाहरणों से हमें ये बात समझ में आती है कि मज़दूरों की बीमारियों के निदान या उनके उपचार के बारे में ना तो अधिकारियों को कोई जानकारी थी, ना ही चिकित्सकों के पास इनका कोई पर्याप्त व्यवस्था थी। औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पाठ का ये तीसरा बिंदु है जिसमें हमें बच्चों और औरतों का औद्योगिकरण में किस प्रकार का योगदान है या इनकी क्या भूमिका है, इसमें हमें बात करनी है। हालांकि हम प्राचीन समय से देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां और बच्चे घर और के खेत के कामों में लगे रहते थे, लेकिन वहाँ उनका जो जीवन है वो इतना कठोर नहीं है या कठिन परिस्थितियों वाला नहीं है। वहाँ पे उनके रहने के लिए शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी आसानी से मिल जाता था, इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी या अन्य दिक्कतें नहीं होती थी। लेकिन कारखानों में काम करना बिल्कुल अलग तरह का होता था। वहाँ लगातार कई घंटों तक एक ही तरह का काम कठोर अनुशासन और तरह तरह के दंड की भयानक परिस्थितियों में करवाया जाता है। चूँकि मज़दूरों की जो आमदनी है वो काफ़ी कम होती थी और अकेले से घर का खर्च नहीं चल पाता था, इसलिए पूरा परिवार यानी कि औरतें और बच्चों को भी काम करना पड़ता था। जो जो मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता गया, मज़दूरों की ज़रूरत कम होती चलेगी, इसलिए उद्योगपति हैं वो पुरुषों की बजाय औरतों और बच्चों से काम करवाना अधिक पसंद करते थे। एक तो उनको मजदूरी कम देनी होती थी और दूसरा वो काम की परिस्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करते थे। सूती कपड़ा उद्योगों में महिलाओं और बच्चों से काम करवाना उद्योगपतियों के लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता था, कारण स्त्रियां धैर्यपूर्ण तरीके से हर काम को आसानी से कर लेती थी और वो शिकायतें भी नहीं करती थी। दूसरी ओर बच्चों की कदकाठी इस प्रकार की होती थी कि वो मशीनों के बीच में से आसानी से निकल जाते थे या उनके हाथों की जो नरम उंगलियां हैं वो आसानी से मशीनों के बीच में से अच्छे से काम कर लेती थी। लेकिन बच्चों से कई घंटों तक काम लिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें रविवार को भी मशीनों को साफ सफाई के लिए आना पड़ता था। परिणाम स्वरूप उन्हें ताज़ा हवा खाने का कभी मौका नहीं मिला और ना ही उनका व्यायाम हो पाता था। कई बार तो बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या और उनके हाथ कुचल जाते थे। कहने का मतलब अक्सर उनके साथ दुर्घटनाएं होती रहती थी। कोयले की खानें भी काम करने के लिहाज से बहुत खतरनाक होती थी। खानों की छतें अक्सर धंस जाती थी या वहाँ पे विस्फोट हो जाता था। चोटें लगना वहाँ पे आम बात थी। लेकिन कोयले के जो मालिक हैं वो खान के बिल्कुल आखिरी छोर तक जाने का, क्योंकि बड़ा मार्ग नहीं होता था, इसलिए वहाँ पे बच्चों को आसानी से भेज देते थे या वहाँ से कोयला उठाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते थे, उनकी पीठ पर उनको लाद के लेके आते थे। कारखानों के मालिक बच्चों से काम करवाना ज़रूरी मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो जल्दी से अच्छे तरीके से काम करना सीख लेंगे और बड़े होकर के ना अच्छे फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम कर पाएंगे। इसलिए आधे से ज़्यादा बच्चों को 10 साल की उम्र में या उससे आसपास की उम्र में काम करवाना शुरू करवा दिया जाता था। दूसरी ओर स्त्रियों को मजदूरी मिलने से न केवल वित्तीय स्वतंत्रता यानी आर्थिक रूप से आज़ादी मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन जितना उन्हें लाभ हुआ उससे कहीं ज़्यादा हानि उनको उठानी पड़ी, क्योंकि अपमानजनक परिस्थितियों में अक्सर काम करना पड़ता था। अक्सर उनके बच्चे पैदा होते ही या छोटी अवस्था में ही मर जाते थे और उनको ऐसी
घिनौनी या गंदी बस्तियों में रहना पड़ता था जो उनके रहने लायक नहीं होती थी। विरोध आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये हमारे पाठ का अगला बिंदु है। इस बिंदु में हमें ये देखना है कि जैसी हालातें फैक्ट्रियों में या कारखानों में है, धीरे धीरे लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कि औद्योगिकरण का जो शुरुआती चरण है, लगभग ये वो समय है जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही है। और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इस तरह के नारों के साथ आंदोलन किया गया और इन आंदोलनों ने मजदूरों को भी विरोध करने के लिए प्रेरित किया। लोगों के द्वारा विरोध आंदोलन करने के अनेक कारण हैं। जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के साथ लंबे समय तक, यानी कि 1792 से 1815 तक युद्ध चलता रहा और युद्ध की हालात में व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा, लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और रोटी और मांस जैसी आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी ओर उनकी मजदूरी कम होती चली गई। परिणाम स्वरूप लोगों को विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों के द्वारा विरोध करने का एक कारण पुराना भ्रष्टाचार है, यानी कि ओल्ड करप्शन है, जिसमें लोग राजतंत्र और संसद का विरोध करते हैं। पुराना भ्रष्टाचार शब्द राजतंत्र और संसद के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि संसद में जो अधिकतर सदस्य थे वो या तो भूस्वामी, उत्पादक या पेशेवर लोग थे। ये लोग कामगारों को, यानी कि मजदूरों को वोट का अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे और संसद के द्वारा ऐसे कानून बनाते थे जिससे मजदूरों पर ज़्यादा नियंत्रण रखा जा सके। जैसे जैसे मजदूरों की संख्या शहरों में या कारखानों में बढ़ती गई, वैसे वैसे वो अपने गुस्से और निराशा को हर तरह से प्रकट करने लगे। उदाहरण के लिए 1790 के दशक में पूरे देश में ब्रेड या खाने के लिए दंगे होने लगे, क्योंकि ब्रेड लोगों का मुख्य आहार था और उसके बिना उनका जीवन मुश्किलों में पड़ जाता था। कारण ये था कि मुनाफाखोरों ने भंडार करके ना ब्रेड पे कब्जा कर लिया था और आम आदमी के लिए ऊंची कीमतों में वो लोग बेचते थे। खास करके ना बुरे वर्ष में या युद्ध के वर्ष में, जैसे 1795 में इस तरह के बार बार दंगे हुए और ये दंगों का सिलसिला 1840 के दशक तक चलता रहा। आंदोलनों का एक कारण चकबंदी या बाड़ाबंदी है। जैसे कि आप लोग पहले देख चुके हैं, बाड़ाबंदी की वजह से जो गरीब आदमी है या छोटे किसान हैं, उनका जीवन मुश्किल में पड़ जाता था, क्योंकि जो कॉमन लैंड थी उससे वो अपने और अपने पशुओं के लिए खाने का व्यवस्था कर लेते थे। लेकिन जब ये कॉमन लैंड मज़दूरों से छीन करके ना ये पूंजीपतियों के हाथ में चलेगी, तो गांव में रहना उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा होने लगा था। जब मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, विशेष करके ना कपड़ा उद्योग में, तो मज़दूरों ने या बुनकरों ने उन मशीनों पर हमले करने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए जो पावर लूम है, उन पर तोड़फोड़ की गई। इसी तरह जो ऊन कतरने वाली मशीनें हैं, शीयरिंग फ्रेम है, उन पर भी ऊन कतरने वालों ने हमले किए। इसी तरह खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने थ्रेसिंग मशीनों पर हमले किए और ये दंगे बाद के समय तक भी, यानी कि 1830 के दशक तक भी चलते रहे। कारण ये था कि इन मज़दूरों को ऐसा लगता था कि इन्हीं मशीनों के कारण ही उनका रोज़गार छिन रहा है और वो बेरोज़गार हो रहे हैं। यदि ये मशीनें ही नहीं रहेंगी तो उद्योगपति मजबूर होकर के उन्हीं को ही काम पे रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मशीनों के तोड़फोड़ के विपरीत जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज़म नामक एक अलग तरीके का आंदोलन चलाया गया 1811 से 1817 के बीच। इस आंदोलन में मशीनों को तोड़ने की बजाय न्यूनतम मजदूरी, महिला और बाल श्रम पर नियंत्रण,
मशीनों के आविष्कार से बेरोजगार हुए लोगों के लिए काम और कानूनी तौर पर अपनी मांगें पेश करने के लिए मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकारों की मांग की जाती थी। मजदूरों को जिन कठिन परिस्थितियों में काम करना होता था, उन परिस्थितियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए न तो उनको वोट देने का अधिकार था और न ही कोई कानूनी तरीका था जिससे वो अपनी बात रख सकते थे। इसलिए अगस्त 1819 में 80,000 लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों अर्थात राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स नामक मैदान में शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए, लेकिन उनका बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। इसे पीटरलू के नरसंहार के नाम से जाना जाता है। कानूनों के जरिए सुधार। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का ये अगला बिंदु है। इस बिंदु में हम ये देखेंगे कि जब लोगों के विरोध आंदोलन बढ़ते जा रहे थे तो संसद पर यानी कि सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनता जा रहा था कि वो महिलाओं और बच्चों या पुरुषों के लिए कानून बनाए। कानून बनाए गए, लेकिन हर कानून में कोई ना कोई कमी रह जाती थी जिससे वो कानून पूरी तरह से कामयाब नहीं रह पाता था। उदाहरण के लिए 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाना बंद कर दिया गया और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम करवाने के घंटे सीमित कर दिए गए जो 12 घंटे थे। लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसे लागू करने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे ये कानून कोई मतलब का नहीं रह गया था। जब लोगों का विरोध बढ़ता गया तो 1833 में एक अलग कानून बनाया गया जिसके द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति दी गई। इससे बड़े बच्चों के काम के घंटे सीमित कर दिए गए। हालांकि फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था जरूर की गई थी, लेकिन उनके पास इतना कम वेतन था कि उनको जल्दी ही पूंजीपतियों के द्वारा रिश्वत या दबाव देकर के ना अपने हिसाब से रिपोर्ट बनवा ली जाती थी। लंबे संघर्ष के बाद 1847 में लगभग 30 सालों के संघर्ष के बाद 10 घंटा विधेयक पारित किया गया। इस कानून ने स्त्रियों और युवकों के काम के घंटे सीमित कर दिए और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित किया गया। ये सभी कानून कपड़ा उद्योगों पर लागू होते थे, खनन उद्योगों पर लागू नहीं होते थे। इसलिए 1842 में खान आयोग ने ये उजागर किया कि खानों में काम करने की परिस्थितियाँ पहले से भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बच्चों से काम करवाना एक आम बात थी। 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम करने पर रोक लगा दी। 1847 के फील्डर्स फैक्ट्री कानून ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिए जाने की व्यवस्था कर दी। हालांकि इन कानूनों से कुछ सुधार हमें दिखाई देता है, लेकिन अंततः मजदूरों की ज़िंदगी हमेशा ही खतरनाक परिस्थितियों की रही है। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क। प्यारे बच्चों, इस बिंदु में हमें ये देखना है कि जो परिवर्तन 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, क्या उन परिवर्तनों को क्रांति का नाम देना सही है या वो सामान्य प्रकार के परिवर्तन थे। उदाहरण के लिए
19वीं शताब्दी शुरू होने के काफ़ी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कोई फैक्ट्री या खाने नहीं थी। इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त यानी कि सही नहीं समझा जाता है। इंग्लैंड में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो क्षेत्रीय तरीके से ही है, जो मुख्य रूप से मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के आसपास ही दिखाई देते हैं, न कि पूर्ण देश में या सारे देश में। दूसरी ओर कपास या लोहा उद्योग या विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक जो विकास या वृद्धि देखने को मिलती है उनको क्रांतिकारी कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि इस समय परिवर्तन है वो तीव्र गति से न होकर के ना सामान्य गति के देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर इस समय में जो विकास देखने को मिलता है वो इंग्लैंड की बजाय उसके उपनिवेशों के कारण ज़्यादा दिखाई देता है। इंग्लैंड में सतत औद्योगिकरण 1815 या 20 से पहले की बजाय बाद में दिखाई देता है, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रथम चरण है उसमें इस तरह के परिवर्तन हमें ज़्यादा देखने में नहीं मिलता है। 1840 के दशक के बाद जब रेलवे का विकास हुआ तो लोहा और इस्पात उद्योग में ज़्यादा उत्पादन होता गया। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि केवल तकनीकी आधारित उद्योगों में ही विकास देखने को नहीं मिलता, बल्कि कृषि संसाधन, मिट्टी के बर्तन, अन्य जो काम धंधे हैं उनमें भी हमें प्रगति देखने को मिलती है। इंग्लैंड में 1800 पहले की बजाय बाद में तेजी से विकास हुआ, ऐसा क्यों? इतिहासकार देखते हैं कि 1760 के दशक से 1815 के बीच ब्रिटेन ने दो चीज़ें एक साथ करने की कोशिश की। पहला तो औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 1760 के बाद अगले 60 वर्षों में से 36 वर्ष लड़ाई में ही गुजर गए। इस वजह से उद्योगों पर कम ध्यान दे करके ना युद्ध पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए औद्योगिक जो परिवर्तन है या जो विकास है वो धीमी गति का हो पाता है। इसलिए इस चरण को हम क्रांति कहना उचित नहीं मानते। 1850 के दशक के बाद और 1914 तक यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तक इंग्लैंड में तीव्र गति से औद्योगिकरण देखने को मिलता है, जो यूरोप के देशों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ गति थी। तो इस गति को वास्तव में औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति कहना ज़्यादा उचित महसूस होता है। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने वीडियो में पढ़ा है उसको एक बार पुनः दोहराते हैं। दोहराई के बिंदु इस प्रकार हैं: परिवर्तित जीवन, दूसरा मजदूरों की स्थिति, तीसरा औरतें, बच्चे और औद्योगिकरण, यानी कि औरतों और बच्चों का औद्योगिकरण में क्या योगदान रहा। चौथा पॉइंट है विरोध आंदोलन, मजदूर या लोगों के द्वारा किस प्रकार कठिन परिस्थितियों का विरोध किया गया। अगला है कानूनों के जरिए सुधार, जब लोगों का आंदोलन बढ़ता गया तो संसद के द्वारा कानून बना करके ना किस तरह मजदूरों की ज़िंदगी को सुधारने का प्रयास किया गया। और अंतिम है औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क वितर्क, यानी कि 1760 के बाद जो औद्योगिक क्रांति हो रही है उसको क्रांति शब्द कहना उचित है या नहीं है, इस तरह पे हमने चर्चा की है। और ये भी देखा है कि 1850 से और 1914 के बीच यानी कि प्रथम विश्व युद्ध तक इंग्लैंड में जो तीव्र गति के परिवर्तन हैं उनको वास्तव में औद्योगिक क्रांति कहना सही प्रतीत होता है। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, पाठ की दोहराई और पाठ के एक्सप्लेनेशन के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए
कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने लोगों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव किए? दूसरा, औद्योगिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की क्या भूमिका रही? तीसरा प्रश्न है, किन कारणों से मजदूरों या आम लोगों ने इंग्लैंड में विरोध आंदोलन चलाए? और अंतिम प्रश्न है, क्या औद्योगिक क्रांति को सही शब्दों में क्रांति कहना उचित है या नहीं? अपने विचार रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।